वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर स्टेटिस्टिक्स के वीडियो बनाए जाएं, तो इंग्लिश मीडियम के मैंने वीडियोस बहुत सारे डाले हैं इस चैनल में, आप लोगों ने देखे होंगे। तो अब ये जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं, इसमें मैं हिंदी मीडियम के जो वीडियो हैं वो डालने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को इसके बारे में अलग ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि अभी ऑनलाइन ही क्लास चल रहे हैं, उसमें हिंदी मीडियम का तो कुछ भी मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिला के आपके लिए आखिरी सहारा ये चैनल है बोधी ट्री। तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे जैसे आप इसमें सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैं अपनी स्पीड भी बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक तरफा प्यार नहीं होता है। आप लोग भी प्यार उस तरफ से दीजिए, मैं इस तरफ से दूंगा। तो मैं लगभग सारी थियोरीज, सारे सब कुछ इस पर चलाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मित्रों को बताइए, और सबसे बड़ी बात, जो भी सब बताऊँ, थियोरी बताऊँ, वो आपको अवश्य लिखना है। खाली आप उसको लिख के बैठ जाएंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 से ही शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 1 है हमारा सूचकांक, इंग्लिश में कहते हैं इसे इंडेक्स। अब दोस्तों, होता ये है कि हम लोग जब पढ़ते हैं कोई चीज़ तो हमको आइडिया नहीं आता कि यार पढ़ क्यों रहा हूँ मैं। ये जो जैसे आपने स्टेट पढ़ा तो ख्याल नहीं आता कि स्टेटिस्टिक्स का लाइफ में उपयोग क्या है। तो आपको बताऊँ तो स्टेटिस्टिकल एक पूरा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसके डेटा के आधार पे जो गवर्नमेंट है अपनी सारी पॉलिसीज़ बनाती है। इसी के आधार पे जो गवर्नमेंट है जो एम्प्लॉय से उसकी सैलरी निश्चित करती है। इसी के आधार पे हमको मालूम पड़ता है हमारा जीडीपी कितना हुआ। इसी के आधार पे सरकार को मालूम पड़ता है कि डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता कितना कर्मचारियों को देना है, बोनस कितना देना है, ये सब चीज़ यहाँ से मिलती है। एक WPI है। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसमें जो जीवन जरूरी बहुत सी चीज़ें इसका इसमें समावेश होता है। तो सरकार ये WPI में आने वाली जो चीज़ें हैं उनका इकट्ठा करती है, उसका डेटा निकालती है। उसके आधार पे हमको मालूम पड़ता है कि महंगाई कितनी बढ़ी। तो सरकार को ये मालूम पड़ता है कि उनको कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता यानी DA कितना देना है। तो इस तरह से सबसे पहली बात तो देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कि हर चीज़ जीवन में उपयोगी है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हम देखते हैं कि डेफिनेशन कि सूचकांक मतलब क्या। तो किसी निश्चित समय के सापेक्ष में वर्तमान समय के किसी चल राशि के मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। यानी इसमें जो सूचकांक है वो हम परसेंटेज में निकालते हैं। ओके, जैसे आपको उदाहरण बताऊं कि मान लीजिए कि 2010 में जो गेहूं था उसका प्राइस था 1600 रुपया, बराबर। आज गेहूं का भाव हो गया 2021 में 2000 रुपये पर क्विंटल। तो हमारा यहाँ इंडेक्स क्या निकलेगा, देखिए ये हो गया हमारा P1, ये हो जाएगा हमारा P0। P फॉर प्राइस, P1 यानी पिछले वर्ष की कीमत, सॉरी P1 यानी लेटेस्ट चालू वर्ष की कीमत, और P0 यानी जो आधार वर्ष है, जो पिछला वर्ष है। तो क्या होगा आपका 2000 बटे में पिछले वर्ष की कीमत 1600 गुणे 100, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 125। गेहूं का सूचकांक होगा 125। अगर आपने 125 के पीछे अगर रुपया लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो उसका कारण क्या दोस्तों, जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, वो इकाई से मुक्त है। यानी इंडेक्स का कोई सूचकांक होता नहीं है, बराबर। याद रखना, जो सूचकांक है एक सापेक्ष माप है। सापेक्ष यानी किसी के साथ तुलना करके हम इसको निकालते हैं। जैसे हमने 2021 का जो सूचकांक निकाला, किससे तुलना की, 2010 से, तो ये हुआ सापेक्ष।
और इसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी रुपया, मीटर, किलोमीटर, ऐसी इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये भी याद रखना। ये एक बार बोर्ड में पूछा गया था कि तेल का निर्देशांक 225 रुपया है, तो ये कथन सत्य है या गलत? तो ये कथन क्या माना जाएगा? असत्य, क्योंकि जो सूचकांक होता है उसका कोई माप यानी इकाई नहीं होती, वो इकाई से मुक्त है। ओके, तो ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर किया। तो सूचकांक में जैसे हमने 2021 की जो वैल्यू थी उसका 2010 के कंपैरिजन में जो वैल्यू निकाली परसेंटेज में, तो ये हो गया हमारा सूचकांक। अब फॉर्मूला देखिए दोस्तों, सूचकांक बराबर होता है चालू वर्ष का चल मूल्य बटे आधार वर्ष का चल मूल्य। जैसे यहाँ देखिए 2021 का ये चालू वर्ष का चल मूल्य है, और ये मैंने अपवर्ड में किसका लिया? 2010, तो 2010 क्या हो गया? आधार वर्ष गुणे 100। ओके, और P1 बटे P0 गुणे 100। तो इसमें याद रखना P0 यानी ओल्ड, P1 यानी नया, लेटेस्ट, ये याद रखिए। सूचकांक को निकालने की दो पद्धतियां हैं दोस्तों, एक है अचल आधार की रीत और दूसरी है पारंपरिक आधार की रीत। दोनों का मतलब समझ लेना। अचल आधार की रीत यानी मान लो कि मैंने 2010 से लेकर के 2021 तक का डेटा मैंने इकट्ठा किया, तो मैंने 2010 को जो वैल्यू है उसको आधार वर्ष मान के सारी वैल्यूज निकालूंगा उसकी तुलना में, तो हो जाएगा अचल आधार। अचल आधार में क्या होता है कि जो आधार वर्ष है उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, यानी सबकी वैल्यू में 2010 के तुलना में ही निकालूंगा। 2011, 12, 13, 14 सबकी कीमत 2010 की तुलना में निकालते हैं, तो होता है अचल आधार। परंपरित आधार की रीत यानी जिसमें परंपरा का पालन हो, यानी बेटा अपने बाप की परंपरा का फॉलो करेगा। यानी हम 2011 की वैल्यू निकालेंगे तो किसके सापेक्ष में निकलेगी? 2010। 2012 की वैल्यू निकालेंगे तो किसके सापेक्ष में निकलेगी? 2011। 2013 की वैल्यू निकालेंगे तो 2012 के सापेक्ष में। इसमें क्या होता है, वस्तु का चालू वर्ष के मूल्य में उसके पिछले वर्ष का मूल्य लिखते हैं, जो जस्ट पीछे वाला। तो देखिए अचल आधार की रीत में आधार वर्ष बदलता नहीं है। ये जो मेथड है बहुत ही आसान है। ओके, और ये पारंपरिक आधार की रीत में क्या होता है कि आधार वर्ष की वैल्यू बदलती रहती है। ओके, इसमें ये फायदा होता है इसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम रहता है कि एक आधार वर्ष निकालना इसमें बहुत कठिन होता है। आधार वर्ष ऐसा होना चाहिए हमारा, थियरी मैं आपको थियरी भी क्लियर करते जा रहा हूँ। आधार वर्ष हम ऐसा निकालते हैं जो मानवीय या प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त हो। जैसे मान लो कि हम भविष्य में हमारे 2020 या 2021 के वर्ष को कंसीडर करके कोई डेटा निकालेंगे तो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2020 और 21 ये प्राकृतिक पैंडेमिक का ईयर था। तो इस समय सारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। ये आदर्श वर्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ वर्ष था। तो आधार वर्ष हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो मानव सर्जित या प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त हो, नॉर्मल वर्ष हो। ओके, तो ये मैंने आपको सूत्र बताए, सूत्र आपको लिख लेने हैं दोस्तों, लिखोगे तो ही भला होगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं दूसरे सूत्र इसी के। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम फॉर्मूलाज की, सूत्र की। ये सूत्र आपको लिख लेने हैं, इसको बार बार दिमाग में बैठा लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये सूत्र समझाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि P फॉर प्राइस, P यानी प्राइस यानी कि कीमत, P0 यानी पिछले वर्ष अथवा आधार वर्ष की कीमत, ओके। और P1 यानी चालू वर्ष की कीमत। Q का मतलब होता है क्वांटिटी यानी कि मात्रा। QO यानी पिछले वर्ष की मात्रा, पिछले वर्ष अथवा आधार वर्ष की मात्रा। और Q1 यानी चालू वर्ष की मात्रा।
ये चीज़ों को ध्यान में रखना दोस्तों। P का मतलब P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी, गुजराती में इसको जत्था भी बोलते हैं। ओके, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ओके, अब देखिए लास्ट ईयर का सूचकांक का सूत्र है IL इजिकल टू इंडेक्स ऑफ लास्ट ईयर इजिकल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे जो देश है इस मेथड का उपयोग करते हैं लास्ट ईयर के सूचकांक का। ये भी याद रखना, थियरी भी आप लोगों को मैं क्लियर कराते जा रहा हूँ। ब्रिटेन और अमेरिका में इस मेथड का उपयोग होता है लास्ट ईयर के सूचकांक का। फिर पासे का निर्देशांक IP इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। फिशर का निर्देशांक जो है इसे हम आदर्श निर्देशांक कहते हैं, याद रखना। फिशर का निर्देशांक है, इसे आदर्श निर्देशांक कहते हैं। यानी अगर परीक्षा में कहा जाए कि ये माहिती दी है, इसमें से आप आदर्श निर्देशांक निकालो, तो आपको फिशर का निर्देशांक निकालना होगा। तो फिशर का निर्देशांक लास्ट ईयर और पासे के निर्देशांक का अनुपाती मध्यक होता है। वंस अगेन आई रिपीट, फिशर का निर्देशांक लास्ट ईयर और पासे के निर्देशांक का अनुपाती मध्यक होता है। इसमें लास्ट ईयर और पासे की जो त्रुटियां होती हैं वो दूर हो जाती है, इसलिए हम इसे आदर्श निर्देशांक मानते हैं। किसे? फिशर के निर्देशांक को। ओके, फिर पारिवारिक बजट की मदद से अगर आपको निर्देशांक निकालना तो ये फॉर्मूला है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा DW, जहाँ I होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, W यानी P0 Q0। अब W को अपने कई तरह से दर्शाते हैं। W का मतलब होता है वेट, यानी कि भार, प्रतिशत खर्च, सापेक्ष महत्व। इसमें से कोई भी शब्द आए तो समझ लेना वो W है। आपको कहा जाए भार बताया जाए, प्रतिशत खर्च बताया जाए, सापेक्ष महत्व कहा जाए, तीनों वस्तु वही होती है W। ये दिमाग में रख लेना। सवाल आएगा तो आपको ख्याल आ जाने का कि ये तीनों में से कुछ भी लिखा हो उसका मतलब होता है W। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं दोस्तों आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। वीडियो को पॉज करके आप देखिए, धीरे धीरे देखिए, और उसके बाद सवाल भी आपको सॉल्व करने हैं मेरे साथ साथ। तो दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल हल कर रहे हैं। ये सवाल दो पार्ट में दिया गया है, पर मैं एक एक करके चला रहा हूँ। पहले मैं आपको परंपरित आधार की रीत बताऊंगा, फिर अचल आधार की रीत। दोनों मेथड में आपको बताने वाला हूँ, मगर टुकड़े टुकड़े में, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपका सूचना दी गई है कि नीचे जो माहिती दी गई है उसमें से 2008 को आधार वर्ष लेकर के परंपरित अचल आधार की रीत, सॉरी ये अचल आधार की रीत हो जाएगी, अचल आधार की रीत से हमको निर्देशांक निकालना है। तो मैंने बताया अचल आधार की रीत में जो निर्देशांक, जो आधार वर्ष की वैल्यू है वो बदलती नहीं है। ये हमारा डेटा, ये वर्ष है, ये वेतन है। ओके, तो देखिए आधार वर्ष का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा 100 होता है। याद रखिए, आधार वर्ष का निर्देशांक हमेशा 100 होता है। बोर्ड में पूछा जा चुका है और मैं बार बार बता रहा हूं, आधार वर्ष का निर्देशांक 100 होता है। तो इसमें क्या होता है परंपरित अचल आधार की रीत में, चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत गुणे 100। ओके, चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत गुणे 100। चालू वर्ष की कीमत 289, आधार वर्ष की 275 इंटू 100। चालू वर्ष की 293, आधार वर्ष की 275 इंटू 100। यानी ये जो आधार है हमारा ये बदलता नहीं है पर अचल आधार की रीत में। अचल यानी जो बिल्कुल चलता डुलता ना हो। चालू वर्ष की कीमत 297, आधार वर्ष 275 इंटू 100। चालू वर्ष की 313, आधार वर्ष 275 गुणे 100। चालू वर्ष 328, आधार वर्ष 275 गुणे 100। चालू वर्ष आपका 345, आधार वर्ष 275 गुणे 100। समझ रहे हो ना आप?
अचल आधार की रीत है भाई मेरे, अचल आधार की रीत है तो आधार आपका बदलेगा नहीं। एक जिसको आधार पकड़ लिया बस वही सबके बटे में आएगा, 275 275 275, बराबर। ये है हमारी अचल आधार की रीत, यानी हमने जिसको आधार मान लिया, जिसको सहारा मान लिया, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, तो आधार बदलेगा नहीं, उस पर भरोसे चलते रहिए। अब जो आप कैलकुलेटर का उपयोग करना तो आता है, आप भी लिखे, मैं भी लिख ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यह आएगा 103.27, 101.76, 101.38, 101.37, 105 सॉरी यहाँ आएगा 105.09, यहाँ आएगा 106.55, यहाँ आएगा 108, और यहाँ पे आएगा 113.82, यहाँ आएगा 119.27, यहाँ आएगा आपका 125.45। ओके, तो ये देखिए दिमाग में ही रखना है कि अचल आधार की रीत में जो आपको आधार वर्ष दिया है वही वैल्यू सबके बटे में आती है। यानी आपका आधार वर्ष यहाँ पे था 2008, इसके सामने कितना था 275, तो उसको अपने ने सबके बटे में लिख दिया। ये है अचल आधार की रीत। अब इसी का दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों उसी सम में हम उसका जो दूसरा हिस्सा है वो करने वाले। अभी तक हमने जो देखा था मेथड वो था अचल आधार की रीत। अब हमको परंपरित आधार की रीत से निर्देशांक निकालना है इसी डेटा का। तो परंपरित आधार की रीत यानी जिसमें परंपरा का पालन किया जाए। ओके, यानी बेटा जो है अपने बाप की परंपरा का पालन करेगा। तो जैसे 275 है 2008 की वैल्यू, इसका कोई आधार नहीं है तो इसका निर्देशांक होगा 100। फिर ये नियम, ये सूत्र क्या कहता है, चालू वर्ष की कीमत बटे पिछले वर्ष की कीमत गुणे 100। चालू वर्ष की कीमत बटे पिछले वर्ष की कीमत गुणे 100। चालू वर्ष की कीमत बटे पिछले वर्ष की कीमत गुणे 100। समझ रहे हो, चालू वर्ष की कीमत बटे पिछले वर्ष की 293 गुणे 100। चालू वर्ष की 313 बटे पिछले वर्ष की 297 गुणे 100। चालू वर्ष की 328 पिछले वर्ष की 313 गुणे 100। चालू वर्ष की 345 पिछले वर्ष की 328 गुणे 100। यानी समझ रहे हो दोस्तों, परंपरित आधार की रीत में परंपरा का पालन करते हैं। यानी कि जो सनी देओल है उसके पिताजी धर्मेंद्र की परंपरा का पालन करेगा। समझ रहे हो, यानी पिछले वर्ष की जो वैल्यू है उसके अपॉन में आ जाती है। या कंसेप्ट क्लियर होगा, जैसे 284 उसके अपॉन में 275, 289 उसके अपॉन में 284। फिर इसके बाद कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे हम लोग दोस्तों। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो ये आएगा हमारा 103.27, ये आएगा 101.76, ये आएगा 101.38, 101.37, 105.39, ये होगा 104.79, ये होगा आपका 105.18। तो दोस्तों परंपरित में क्या होता है, आपको परंपरा का पालन करना पड़ता है। यानी चालू वर्ष में उसके पिछले वर्ष की, यानी जो बेटा है उसके बाप की वैल्यूज को फॉलो करेगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब इसका मैं दोस्तों एवरेज निकाल करके भी निकाला जाता है, 2 वर्ष या 3 वर्ष की एवरेज दी जाए उसके आधार पर निकाला जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, ये रोहित, क्या बंद कर, ये हो गया बंद, मतलब स्टॉप कर, आगे पार्ट करना है।
अब दोस्तों हम उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ये सवाल जो था इसको तीनों चीज एक साथ पूछी थी, मैं आपको टुकड़े टुकड़े में समझा रहा हूं। अब हमको क्या कंडीशन दी कि वर्ष 2011 से 2013 का जो वेतन है उसके औसत को आधार वर्ष लेकर के निर्देशांक निकालना है, एवरेज निकालनी है 2011 से 2013। तो देखिए 2011 से 2013 यानी कि 293 प्लस 297 प्लस 313 अपॉन में 3। ओके, तो देखिए 9 1 10, 9 19 और 1 20 की 0 हासिल 2 2 3 5 2 7 2 9 अपॉन में 3 डिवाइड करोगे तो आएगा 301। यानी कि अपने को जो कंडीशन दी है उसके आधार पे आपको आधार वर्ष की वैल्यू कितनी लेनी है, 301। ये मैंने दिखाया 2011 से 2013 का जो एवरेज निकालना है। तो 2011 से 2013 की वैल्यू ये 3 है, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 वैल्यूज है। अगर 4 वैल्यूज हो तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 वैल्यूज हो तो उसको 2 से। ओके, तो अब ये जो 301 आया इसको आधार वर्ष लेकर के हमको आगे की काम करना है, यानी सबके अपॉन में ये आएगा 301। ओके, तो चालू वर्ष की कीमत 275 बटे आधार वर्ष 301 इंटू 100। चालू वर्ष 284 301 इंटू 100। चालू वर्ष 289 301 इंटू 100। चालू वर्ष की वैल्यू 293 अपॉन 301 इंटू 100। चालू वर्ष 297 आधार वर्ष 301 100। चालू वर्ष की वैल्यू 313 301 इंटू 100। 328 301 इंटू 100। 345 बटे 301 इंटू 100। समझ गए दोस्तों, यानी जो वैल्यू अपने को दी है उसको अपने को सबके अपॉन में रखना है। फिर हम कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे तो ये हमको मिलेगा 91.36, ये मिलेगा 94.35, ये होगा 96.01, ये हो जाएगा 97.34, ये हो जाएगा 98.67, 103.99, ये हो जाएगा 108.97, ये होगा 114.62। तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक ही सवाल में जो 3 पार्ट थे उसको 3 में बताया। तो इसके आधार पे आप जो शुरुआती सवाल है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज इस वीडियो में इस फॉर्मूलास बताए, कंसेप्ट क्लियर किया और शुरुआती सवाल है वो मैंने आपको बताया है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंतजार किस बात का, चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।